अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस ये आपको बहुत जरूरी है। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है गेट का ये समझना बहुत जरूरी है। इन डेप्थ और साथ में घुमाव वाला प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं ना ट्रिक वाला क्वेश्चंस, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी नहीं रहेगी तो गेट के प्रॉब्लम में आपको दिक्कत होगी। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को हमेशा साथ में लेके ही चलना है। इसको ऐसा नहीं बनाएंगे कि भैया मैथमेटिक्स पढ़ लिए छोड़ दिए, नहीं, मैथमेटिक्स आपके साथ ही कैरी होनी चाहिए। फोकस्ड होके काम करना है, ज्यादा डेविएट नहीं होना है माइंड को, ज्यादा एक्साइटेड या ज्यादा डिप्रेस भी नहीं होना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सब लोग बहुत दिनों से ये मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में अभी हमें स्टार्टिंग हमारा है इंजीनियरिंग का और हमें अपने गेट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। खासकर गेट और ईएससी वाले बच्चे ज़्यादा मेरे से कनेक्ट हो रहे थे। और क्या अभी सही वक्त है स्टार्ट करने का? पहले सवाल तो ये है। तो मैं बोलूँगा जी हाँ, बिल्कुल सही वक्त है स्टार्ट करने का। उल्टा आज के टाइम में सेकेंड ईयर में अगर आप स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छे से आप अपनी कॉलेज की स्टडी और जो अपनी गेट की प्रिपरेशन है या ईएससी की प्रिपरेशन है अच्छे से एक साथ में पैरेलली ले पाओगे। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट हाँ बिल्कुल सही टाइम में आपने ये चीज सोचा। तो अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन अभी चल रहा है कि गेट की प्रिपरेशन ईएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें या ना करें, मेरे अकॉर्डिंग इफ यू वांट टू गेट एनी रोल इन अ टेक्निकल एग्जाम, अगर आपके मन में है कि अगर मैंने इंजीनियरिंग किया है और मुझे कोई टेक्निकल एग्जाम निकालना है या कोई एई जेई चाहे कोई भी एग्जाम हो, मास्टर्स के लिए जाना हो या पीएसयू में जाने की इच्छा हो या कोई गवर्नमेंट जॉब में जाने की इच्छा हो, कोई भी ऐसा अगर दिमाग में हो तो गेट और ईएससी की प्रिपरेशन आपको वो हेल्प कर देती है। क्योंकि गेट और ईएससी की प्रिपरेशन करते वक्त आपका पूरा सिविल इंजीनियरिंग, पूरा जो आपका ब्रांच का नॉलेज है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, किसी भी ब्रांच का पूरा जो नॉलेज है आपको आ जाता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है, कंसेप्ट्स के बारे में नॉलेज होता है, फिजिकल नॉलेज, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, सारी चीजें आ जाती हैं। तो इन दैट केस आप क्वालिफाइड हो जाते हैं किसी भी टाइप के एग्जाम में बैठने के लिए। पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो इन दैट केस बिल्कुल सही तरीका है। अगर आप कोई भी एग्जाम आगे इन फ्यूचर देना चाहते हैं इन कॉलेज, गेट और ईएससी की प्रिपरेशन जरूर कीजिए। क्लियर है? अब ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब डेफिनेटली आपके मन में होगा सर कुछ टिप्स या कुछ हमें ट्रिक्स ऐसे बता दीजिए, कुछ पॉइंट्स बता दीजिए ताकि इस पे हम काम कर पाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दैट पॉइंट। सबसे पहला जो है आपका कि अगर आप गेट स्पेसिफिक बात करें या ईएससी एग्जाम के स्पेसिफिक बात करें तो आपके उसको सिलेबस क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, सिलेबस डाउनलोड कीजिए और समझिए कि जो गेट और ईएससी एग्जाम का सिलेबस है वो आपके सेमेस्टर एग्जाम के सिलेबस से कितना भिन्न है, कितना डिफरेंट है। सिलेबस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि रीजन क्या है, देखो बहुत सारी चीजें जो है आपकी वो आपके कॉलेज में बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स ही हैं जो आपके गेट के सिलेबस में आते हैं, जो आपके ईएससी के सिलेबस में आते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस ये आपको बहुत जरूरी है। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है गेट का ये समझना बहुत जरूरी है। उसके रिगार्डिंग जैसे अगर एक पॉइंट में आपसे डिस्कस करूं कि एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग, तो गेट का जो एग्जाम पैटर्न है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी अप्रोच है, कंसेप्ट। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर जानने से नहीं होगा, कंसेप्ट का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगा, तभी आप गेट के एग्जाम के क्वेश्चंस बना पाएंगे। दैट मीन्स हमें कोई भी टॉपिक ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है ड्यूरिंग सेमेस्टर जब आप बात कर रहे हैं या ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब आप बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, टॉपिक का इन डेप्थ नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। टॉपिक्स में वैराइटीज देखेंगे, डाइवर्सिटी देखेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस खूब करेंगे। तो मतलब जो गेट एग्जाम एक न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होती है, तो इन सारी चीजों पे भी हम ध्यान देंगे। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन और वो आपको सबसे पहले करना होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट अगर ध्यान देखें तो बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। कोई भी बड़ा एग्जाम तब तक आपका नहीं निकलेगा जब तक आपके कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स अच्छे ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं मैकेनिकल बच्चों को या फिर सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बातें, सिविल वालों के लिए बेसिक सर्वेइंग की बातें, इंजीनियरिंग ड्राइंग की बातें, जो बेसिक्स हैं वो अगर आपके स्ट्रांग नहीं है, जो बेसिक्स हैं आपके वो अगर आपके स्ट्रांग नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। तो सबसे पहले अगर आपने स्ट्रांग फाउंडेशन बना लिया है ना, आपको भी पता है अगर सिविल इंजीनियरिंग के तरीके से मैं बोलूं तो एक स्ट्रांग फाउंडेशन अगर रहेगा तो उसके ऊपर आपको सुपर स्ट्रक्चर बनाने में बहुत आसानी होगी। और अगर आपने उस सुपर स्ट्रक्चर कैसा भी बना लिया हो, नीचे आपका स्ट्रांग फाउंडेशन है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको लैकिंग आ ही जाएगी,
कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी में, चाहे आप रिटर्न में भले ही निकल जाओ, इंटरव्यू में फंस जाओगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाएगी। सो व्हाट माय सजेशन विल बी टू ऑल ऑफ यू कि भैया फाउंडेशन, बेसिक्स, और बेसिक्स को अच्छा करने के लिए मैं अगर सिंपल एक लाइन में आपसे बात करूं तो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स है ना, आपके आपके ब्रांच में जो भी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, इन सारे सब्जेक्ट को अच्छा करके रखना है। ठीक है, चाहे वो बेसिक फिजिक्स हो, इन सबको अच्छा करके रखना है, सबको स्ट्रांग रखना है। ये आपको आगे हेल्प ही करेगा, आगे अपनी कहानी, अपनी प्रोफेशन में। ठीक है, तीसरी बात, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। क्योंकि देखो, जब कॉलेज गोइंग हो, आप सेकेंड ईयर में हो, मतलब आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में, तो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं आप कॉलेज गोइंग बच्चे को ना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत इशू आती है। तो रफली एक अगर मैं बोलूं तो लाइक अपना जो टाइम है उसका 60 to 70% आप दे दीजिए किस पे, कॉलेज के एक्टिविटीज में, मतलब कॉलेज से सेमेस्टर रिलेटेड जो आपकी बातें हैं उसमें दे दीजिए, और 30 to 40% टाइम आपको गेट में देना है। यही एडवांटेज है अगर आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं कि 30 to 40% अगर आप टाइम दे रहे हैं, मतलब दिन का 4 से 5 घंटे आप दे रहे हैं, इतने में भी आपका अच्छा प्रिपरेशन स्टार्ट हो सकता है इफ यू आर इन अ सेकेंड ईयर। जैसे जैसे आप लेट स्टार्ट करेंगे, यही नंबर ऑफ आवर्स आपका बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए अर्ली स्टार्ट करने के लिए बोला जाता है, ताकि आप अपने कॉलेज में भी अच्छा कर पाएंगे, कॉलेज में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, वहां भी आपके लिए टाइम रहेगा, और गेट प्रिपरेशन या ईएससी प्रिपरेशन के लिए भी आपके पास इनफ टाइम रहेगा। साथ में अगर आप टाइम मैनेजमेंट को और बेहतर करना चाहते हैं तो वीकली गोल या डेली गोल, थोड़ा सा टारगेट सेट करके अगर आप रख चलिएगा तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता है प्रिपरेशन में। और साथ में अगर आप प्रॉपरली कहीं पे ज्वाइन किए हुए हैं, ऑनलाइन कोर्सेस लिए हुए हैं, देन आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्लानर सेट करके रखना है। और अगर आप कहीं पे प्रॉपरली ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो वो आपको एक अपने रूटीन में आने में मदद कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि क्लासेस हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस करोगे, उसके रिगार्डिंग रिवीजन करोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जो फोकस है, वो आपकी जो एक प्लानिंग है, वो सिंक्रोनाइज हो जाती है, एक प्रॉपर वे में आपको आ जाता है प्लानिंग। तो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में आपको इन सारी चीजों बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैंने क्या बोला आपको कि जब आप जिस भी टाइप के एग्जाम के लिए फाइट करना चाहते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। तो आपको, खासकर अगर मैं गेट की बात करूं, तो गेट के प्रॉब्लम में ना इन डेप्थ और साथ में घुमाव वाला प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं ना ट्रिक वाला क्वेश्चंस, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी नहीं रहेगी तो गेट के प्रॉब्लम में आपको दिक्कत होगी। क्या अगर आप ईएससी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लार्ज एरिया का नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ कम बट एरिया ज्यादा होना चाहिए, मतलब बहुत डाइवर्सिटी ऑफ चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो इस टाइप से अगर आपको एग्जाम के बारे में पता है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी कीजिए। आपको रेगुलरली जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने की, मतलब प्रॉब्लम को जो है प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, उसके लिए आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं हर एक एग्जाम के, जो सेट ऑफ बुक है आपको अवेलेबल किया जाता है। जैसे पीडब्ल्यू की भी, आपकी गेट की, एसी की जो आपकी बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो बुक आपको मदद कर सकती है एग्जाम के पैटर्न को समझने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके यूज रिलेवेंट सोर्सेस। अब देखिए, रिलेवेंट सोर्सेस में आपको मैं बोलूंगा, कुछ बच्चे हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन से करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी जो है स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स जो है आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच के लिए, आपको जो इन्फॉर्म हो गया ही होगा, आपको उसके रिगार्डिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन भी है। मेरी भी सिविल इंजीनियरिंग में एक है कि बेस्ट बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, तो ऐसा एक वीडियो है, आप सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास रिलेवेंट सोर्सेस होने चाहिए। अब इसका तरीका क्या है कि कुछ बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन से कैरी करना चाहते हैं, जिसमें भी पॉसिबल है, बट उसमें आपकी मेहनत बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाएगी, आपकी सिंसियरनेस जो है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाएगी। दूसरा क्या बच्चे फॉलो करते हैं कि दे ज्वाइन ए ऑनलाइन कोर्सेस, वहां पे पूरा कंटेंट पढ़ रहे हैं, एंड इफ दे नीड समथिंग एक्स्ट्रा, उनको लगता है कि नहीं ये टॉपिक मुझे और पढ़ना है, तो उसके लिए वो हर सब्जेक्ट की एक टेक्स्ट बुक भी रेफर करते हैं। जनरली हर फैकल्टी आपको सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले 2-3 टेक्स्ट बुक आपको बोलता ही है, उसमें से एक टेक्स्ट बुक आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर मैं ये टेक्स्ट बुक ले लूं, चाहे वो अगर कॉलेज में है तो लाइब्रेरी से ले लीजिए, बट आपके पास एक ऑथेंटिक, एक सही रिलेवेंट सोर्सेज जो है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जो रिसोर्सेस हो वो 2 टाइप के, एक कंसेप्चुअल रिसोर्सेस, मतलब जो बुक्स हो जहां से आपको कंसेप्ट मिलता हो, अच्छा क्लैरिटी मिलती हो, एग्जाम्पल्स मिलते हो, और दूसरा है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए भी आपको बुक जो है सजेस्ट कर देंगे फैकल्टी ड्यूरिंग क्लास,
और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जो भी आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो वो चीजें आपको अवेलेबल हो जाती हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास नोट्स बनाइए और फिर क्लास नोट्स पे ही आपको ज्यादा बिलीव करना है। क्लास नोट्स को बनाते वक्त प्रॉपर चीजों का आप ध्यान रखिए। साथ में एक बुक रेफर कर सकते हैं। तो रिलेवेंट सोर्सेस अगर आपके पास होता है तो फायदा क्या होता है ना, कि एक तो आप बहुत ज्यादा भटकोगे नहीं, और दूसरा रिलेवेंट सोर्स होने की वजह से, रिसोर्सेस होने की वजह से आपका फोकस बहुत क्लियर होता है और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं, बहुत अच्छे से प्लान कर पाते हैं, बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर पाते हैं। तो रिलेवेंट रिसोर्सेस के होने से आपको बहुत मदद मिलती है एग्जाम के क्रैक होने में। ठीक है। दूसरा, फोकस ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। ये व्हाई आई एम पुटिंग दिस इन अ सेपरेट स्लाइड, इवन दो मैंने बेसिक्स की बात की, बट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड ये एक आपका एक अलग सब्जेक्ट ही आ जाएगा। जैसे आप समझो कि गेट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स आपको सिर्फ इसी दोनों टॉपिक से। एक बंदा अगर इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कर लेता है, या एक बच्चा अगर इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कर लेता है, तो वो आसानी से गेट कट ऑफ के ऊपर पहुंच जाता है। और ये सारे सब्जेक्ट आपको आगे मदद भी करते हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल्सो। तो कोशिश कीजिए कि ये हैबिट में डाल दीजिए कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को हमेशा साथ में लेके ही चलना है। इसको ऐसा नहीं बनाएंगे कि भैया मैथमेटिक्स पढ़ लिए छोड़ दिए, नहीं, मैथमेटिक्स आपके साथ ही कैरी होनी चाहिए। कि M1 खत्म हो गया, M2 खत्म हो गया, M3 खत्म हो गया तो फिर बाकी कहानी छोड़ दिया, नहीं, साथ में ही लेके चलना है। साथ में लेने का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं कि आपके लिए आइगन वैल्यूज, आपके लिए आइगन वेक्टर, आपके लिए लीनियर अलजेब्रा, आपके लिए कैलकुलस अलग नहीं होना चाहिए कि बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़े, आपको वो फ्लो में हो। डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, लिमिट, वो आपके फ्लो में हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को साथ में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और इसको आप हमेशा अपने साथ लेके चलिए, बॉडी का पार्ट ही बना लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जाएंगे आपको मैथमेटिक्स से एप्टीट्यूड तो पूछा ही जाता है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात करें, रेगुलर मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। ये मॉक टेस्ट एंड रिवीजन वाला जो पार्ट है आपका, रिवीजन तो आपको सब्जेक्ट के साथ करना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट वाला जो पार्ट है वो आप लास्ट में, वो अभी स्टार्टिंग में आपको जरूरत नहीं है। आप लास्ट में जब आप आएंगे, जैसे थर्ड ईयर में आपको गेट देने की ऑप्शंस है, तब मॉक टेस्ट का है, आपको रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए और फिर उसकी एनालिसिस कीजिए। तो ये अभी आपका उतना मतलब प्राइम पार्ट नहीं है आपके लिए। स्टार्टिंग ऑफ अगर आपकी प्रिपरेशन है तो ये आपका ये मतलब लास्ट पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन का डिस्कशन है। ठीक है। देन कंसिस्टेंसी इज द की। ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि अगर सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 3 to 4 आवर टाइम में बोल रहा हूं, 4 to 5 आवर टाइम बोल रहा हूं, लेकिन ये टाइम आपको कंसिस्टेंटली देना पड़ेगा। तब जाके आप कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थर्ड ईयर में गेट में आपका रैंक अच्छा हो, फोर्थ ईयर के बाद आपका ईएसी में रैंक अच्छा हो, ये सारी, या फोर्थ ईयर के बाद आप अच्छा एक गवर्नमेंट जॉब निकाल पाएं, या कुछ अपने पसंद के बार के एग्जाम निकाल पाएं, इसरो के एग्जाम निकाल पाएं। ये तब हो पाएगा जब आप ये चीजें सेकेंड ईयर से कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। और कंसिस्टेंटली का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है बच्चा कि आप बीच में कोई फेस्टिवल 2 दिन एंजॉय ना करें। इसका मतलब होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को ब्रेक ना करें। समझ रहे हैं? ब्रेक लेना बीच में 1-2 दिन का, और कंसिस्टेंसी मतलब अपनी प्रिपरेशन में ब्रेक लेना, वो दोनों डिफरेंट चीज है। अगर आप प्लान ब्रेक लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा, अनप्लान ब्रेक आपके प्रिपरेशन के लिए घातक हो सकता है। तो कंसिस्टेंसी आपको किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, अगर आप कंसिस्टेंसी शुरू कीजिएगा तभी आपको फायदा मिलेगा, खासकर जब आप सेकेंड ईयर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर से एग्जाम तक आने में वक्त रहता है ना, तो कई बार बच्चे भटक जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कंसिस्टेंसी आपको प्रॉपरली रखना पड़ेगा। प्रोकास्टिनेशन वाली एक जो इश्यू है वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन जो जनरली बच्चों में रहता है कि बहुत ज्यादा सोचते हैं, करते नहीं है, दे डोंट डू द हार्ड वर्क। और प्रोकास्टिनेशन उन बच्चों में ज्यादा देखा जाता है जो खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट इज अ हार्श ट्रूथ, क्योंकि वो अकेले बैठे हैं ना, ग्रुप में नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रुप में चीजों को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्लास के माहौल में नहीं है, तो वो ज्यादा प्रोकास्टिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इन सारी चीजों में आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना ये तो बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम में बात करें। और हेल्दी लाइफस्टाइल इसलिए भी रखना जरूरी है क्योंकि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे, फिट रहोगे, एनर्जाइज रहोगे, तो पढ़ने में भी मन लगता है। ये आपने भी नोटिस किया है। अगर आप लेजीनेस शो कर रहे हो, बॉडी आपकी सही से नहीं है काम कर रही, तो आपको परफॉर्मेंस में भी एक डिग्रेड दिखेगा, परफॉर्मेंस भी आपकी धीरे धीरे लो होती रहेगी। तो अच्छी हेल्दी डाइट रखना और साथ में
फोकस्ड होके काम करना है, ज्यादा डेविएट नहीं होना है माइंड को, ज्यादा एक्साइटेड या ज्यादा डिप्रेस भी नहीं होना है, फोकस्ड होके काम करना है। और ध्यान दीजिएगा, इस टाइप की प्रिपरेशन 1 साल 2 साल लेती है। और आप सोचो कि कई बच्चे जो 4th ईयर में स्टार्ट करने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू गाइज आर लकी, यू गाइज आर, आई विल से, वेरी गुड स्टूडेंट इन माई टर्म्स, क्योंकि आप 2nd ईयर में आपका ये दिमाग क्लियर हो गया कि मुझे अब मेहनत करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज कई 2nd ईयर में बच्चे को पता ही नहीं रहता कि मुझे अब मेहनत करनी है, वो सोचते सोचते पूरे 4 साल इंजीनियरिंग निकाल देते हैं। तो फोकस्ड होके पेशेंस के साथ मेहनत करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करोगे तो सक्सेस भी मिलेगा, इसकी बहुत ज्यादा गारंटी है। एंड अगेन आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू कि 2nd ईयर में गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना इज वेरी वाइज डिसीजन। आज के टाइम में बहुत वाइज डिसीजन है, बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। और इस गेट की प्रिपरेशन में आपको 2nd ईयर से स्टार्ट करने में सबसे बड़ा फायदा अगर मैं आपके बोलूं बच्चा, कि आप कॉलेज के एक्टिविटी के साथ गेट में अच्छा रैंक ला पाएंगे। कॉलेज खत्म होने से पहले आपके हाथ में रैंक रहेगा। दैट इज द ब्यूटी अगर आप 2nd ईयर से स्टार्ट करते हैं। विद दैट नोट मैं इस सेशन को एंड करता हूं। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सब लोग, अगर कोई पर्सनल आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी टेक्निकल और एनी क्वेरीज, किसी को सिलेबस समझने में दिक्कत हो रही हो या किसी को किसी भी चीजों में इश्यू आ रही हो, तो आप मुझे यहां पे मैसेज कर दीजिएगा। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन टेक्स्ट मी इफ यू हैव एनी क्वेरी, और फिर मैं यहां पे आपको डायरेक्टली जवाब भी दे दूंगा। ठीक है, तो मृगांक सर PW यहाँ पे आप पूछ लीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो किसी भी, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, सेमेस्टर रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप मेरे से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, सो विद दैट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन कंप्लीटली। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।